हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम आपके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना होगा, महाशरद के बारे में न्यूज में। तो यहाँ पूछ रहे हैं वो क्या चीज है। क्या ये आपका मूनलाइट फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, या फिर आपका एक नया वेदर क्लासिफिकेशन ग्रुप है जो कि आईएमडी द्वारा लॉन्च किया गया है, या आपका एक दिव्यांग पोर्टल है, या फिर आपका सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं काफी इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आपका ये एक दिव्यांग पोर्टल है जो कि रिसेंटली ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। तो ये जो आपका महाशरद पोर्टल है ये आपके डोनर्स और दिव्यांग रजिस्ट्रेशन के लिए है। और इसमें जो आपकी महाशरद का मतलब क्या है, महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस ऑफ दिव्यांग पोर्टल, जिसमें आपके दिव्यांग और जितने भी डोनर्स हैं उनके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है जी। ये जो आपका पोर्टल है ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बेसिस पे रन करेगा और ये एब्सोल्युटली फ्री है। सो बेसिकली इस पोर्टल के चलते जितने भी आपके हैंडीकैप्ड पर्संस हैं, एनजीओज हैं, सोशल वर्कर्स और डोनर्स, सबके लिए कोहेसिव इकोसिस्टम तैयार किया गया है। यहाँ पे आपके पीपल विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली दोस मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, कैन सीक असिस्टेंस बाय रजिस्टरिंग डिटेल्स इन द गवर्नमेंट फोरम्स। इस पोर्टल के चलते जो आपके डिसेबल्ड पर्संस हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी नीड्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स हो गया, बैटरी पावर्ड व्हील चेयर्स हो गया। ठीक है जी। सो जितने भी उनको एसेंशियल इक्विपमेंट्स जरूरी हैं वो उनके बारे में यहाँ बता सकते हैं। और इस पोर्टल की हेल्प से जितने भी डोनर्स हैं उनको उन नीड्स के बारे में पता लगेगा, तो उन नीड्स को वो फंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें आपकी ई भारती मोबाइल ऐप भी है जो कि डेवलप की गई है फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे के लिए। और जितनी भी आपकी है जैसे कि एम गवर्नेंस होगी, ई लाइब्रेरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस, स्कॉलरशिप स्कीम, ये सभी आपकी भारती के अंडर इंक्लूडेड है। और इस ऐप के थ्रू वहां पर इन सभी स्कीम्स के लिए वो एक्सेस प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। साथ के साथ ये काफी बेनिफिशियल रहेगी फॉर कलेक्टिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस कास्ट सर्विस। तो इसमें और भी फैसिलिटीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ग्रीवियंस रिड्रेसल, फीडबैक। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी महाशरद से रिलेटेड। और ये जो आपकी ई भारती मोबाइल ऐप है, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिटिंग नेचर का क्वेश्चन है। आर्टिकल 246 के बारे में पूछा गया है कि वो आपका किस चीज से रिलेटेड है। क्या ये आपका हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, या फिर इट रिपील्स इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, या फिर आपका डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में बताया गया है। चार ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पॉलिटी का, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली ये आपका डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। तो रिसेंटली जो आपके चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह, उन्होंने बात की है फॉर अ फ्रेश लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल which forms the basis for allocating subjects to the center and states। उन्होंने कहा है काफी नेसेसरी है to give more flexibility to states in implementing centrally sponsored schemes and to reinforce trust in the fiscal federalism। और ये तो आपका क्वेश्चन में ही डिस्कस हो गया है कि जो आपका आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका डील करता है विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो बेसिकली इसमें आपकी तीन लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बेसिकली आपको पता है उनमें वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिसपे पार्लियामेंट आपके लॉज बनाता है, और स्टेट लिस्ट में बेसिकली आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। ठीक है जी। कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की जुरिस्डिक्शन है। बट इसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किसका जो लॉ बनाया गया है वो फॉलो किया जाएगा, तो इसमें फेडरल सुपरमेसी दी गई है पार्लियामेंट को ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। सो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपके ऐसे कमीशंस हैं हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ट्वाइस इन इंडिया अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952 एंड 2011। सेकंड में कह रहे हैं इसे फॉर्मली आपको बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड में कह रहे हैं इसके मेंबर्स के बारे में कि बेसिकली इसमें आपके सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेंगे। इसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सीईसी द्वारा, और इसमें आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है जी।
तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन सी इसमें करेक्ट है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो बेसिकली यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा गया है कि इसे 2 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट गलत है। इसे 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसके बारे में हम डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली एक पेपर रिलीज किया गया है बाय प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए वो बेसिकली आपकी 2 स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। पहली में क्या है कि डीलिमिटेशन कमीशन को सेट इस तरीके से करना चाहिए टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2031 सेंसेस। सेकंड में कह रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बी पास टू स्प्लिट स्टेट्स इनटू स्मॉलर वंस। सो जो आपकी 84th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को 2002 में, उसके चलते एक फ्रीज लगा दिया गया था ऑन द डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। ठीक है जी। हालांकि जो आपकी करंट बाउंड्रीज है वो बेसिकली 2001 के सेंसस के बेसिस पे ही ड्रॉ की गई हैं, बट जो आपके नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स और स्टेट असेंबली सीट्स हैं वो आपकी काफी टाइम से फ्रीज है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। पॉपुलेशन के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस प्रीसीडिंग द फ्रीज वाज 50 करोड़, जो कि अब आपकी 50 साल में 130 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और इसी की वजह से एक मैसिव असिमेट्री आ गई है इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री। ठीक है जी। सो डीलिमिटेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके की प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें आपकी डीलिमिटेशन कमीशन ही रखी जाती है, जिसे हम बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। और इन बॉडीज के जो ऑर्डर्स होते हैं दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ, और इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ऐसे कमीशन आपके 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं इंडिया में। सबसे पहले आपका 1952 में अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952, फिर आपका 1963 में हुआ था ये, फिर आपका 1973 में हुआ था, और फिर आपका 2002 में हुआ था। सो फिर इसमें जो इस कमीशन के ऑर्डर रहते हैं वो बेसिकली इन्फोर्स किए जाते हैं एज पर द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी इसके ऑर्डर्स हैं इनकी कॉपीज आपके दोनों लोकसभा और जितनी भी कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहां रखी जाती हैं, और किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन इसमें परमिटेड नहीं है। और आपकी जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 है उसके आधार पर क्या इसकी मेंबर्स रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, वो ऑलरेडी हम आपके थर्ड स्टेटमेंट में देख चुके हैं। सो बेसिकली ये थोड़ी बहुत डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू डीलिमिटेशन कमीशन। आपको हर एक तरीके का टॉपिक पॉलिटी में कवर करना जरूरी है। यूपीएससी आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है जी। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म बिल्स जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा पास किए गए हैं, वो आपकी कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं, कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है। इज इट आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 15। काफी बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम आपकी जो बेसिक नॉलेज है पॉलिटी की उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज जो उनका प्रोटेस्ट है वो वॉयलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है जी। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें, बेसिकली उसमें ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, और यही आर्टिकल आपका यहाँ पर वैलिड भी है। ठीक है जी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो आपके इसमें बेसिक फैक्ट्स क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी है कि जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करेंगे तो उनका जो रेजिग्नेशन होगा वो किसे एड्रेस किया जाएगा। ठीक है जी। इज इट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए इसके बारे में। आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली वो जो रेजिग्नेशन लेटर होगा वो आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को एड्रेस किया जाएगा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपने इसको कवर किया हो अच्छे से।
ठीक है जी, जिसका मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन, सूटेबल वेटेज दी जाती है हर एक वोट को। ठीक है जी, क्राइटेरिया के बारे में बात करें, पहली बात आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, 35 ईयर्स की एज से कम नहीं होनी चाहिए, एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उनका जो टर्म है ऑफिस का वो आपका 5 साल का है, एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। और उनके रिमूवल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड वो आपके इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। और ये तो हम आपके एक क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आज के क्वेश्चन से हमें ये चीज पता लगी कि जो आपके बेसिक फैक्ट्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते रहें, बट जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, या जो प्रेसिडेंट किस तरीके से रिजाइन करेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो थॉरो होनी बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी भी वैसे ही फॉर्मुलेट कीजिए। ठीक है जी, सो जाने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो कि पंजाब पीसीएस 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसमें आपका जीएस कंपोनेंट है, सीसैट एज वेल एज टेस्ट सीरीज, तो ये लॉन्च कर दिया गया है। बट जो इसका प्राइस है वो हेवीली ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम 15,000 टू ओनली 7,000। ठीक है जी, इस रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, या अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो इसी तरीके से करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करते रहिए, प्रीक्योर डेली देखिए, 5 से 6 टॉपिक उसमें डिस्कस किए जाते हैं, उनको अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। शाम को जो हम 5 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करते हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। हार्डली आपका 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।